जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामू यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे सर सैयद अहमद खान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के में नवजागरण लाने के लिए और हर मुसलमान अपने अधिकारों के प्रति चेष्टा हो, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे। शुरुआती दौर में उनका प्रयास था कि मुसलमानों, विशेषतः उच्च वर्गीय मुसलमानों में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार हो। उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के से अवगत कराया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर भी थे। उन्होंने खुद कहा था, याद रखो कि हिंदू और मुसलमान शब्द सिर्फ और सिर्फ धार्मिक पहचान के लिए है, अन्यथा सभी मनुष्य, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई भी हो, वे सभी एक देश में हैं और एक देश के लिए हैं। सभी को देश की अच्छाई के लिए एकजुट होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों में नवजागरण लाने के लिए और हर मुसलमान अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट हो, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे। शुरुआती दौर में उनका प्रयास था कि मुसलमानों, विशेषतः उच्च वर्गीय मुसलमानों में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार हो। उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा से अवगत कराया। वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर भी थे। उन्होंने सर सैयद अहमद खान का परिचय। 27 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में जन्मे सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम शिक्षक, कानून और विविध भाषा के ज्ञानी और एक उत्कृष्ट लेखक और अनुवादक थे। मुस्लिम समुदाय आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़े। उनके जीवन का लक्ष्य अंत तक यही रहा। आधुनिक शिक्षा से यहाँ मतलब अंग्रेजी शिक्षा से है। उनकी कुछ रचनाएं: बाइबल और कुरान पर टीका टिप्पणी, आसारुसनादीद, दिल्ली की इमारतों पर एक शोध पुस्तक, अबटले गुलामरी 1893 में उर्दू, स्लेवरी इज अगेंस्ट नेचर, आकम ता आम अल किताब 1868, आईन अकबरी जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, उसका उन्होंने पर्शियन, अरबी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया। कुतुब-ई-अहमदिया संस्थाएं। सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थाएं: उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसके जरिए उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्रिकाएं निकाली जाती थी। 1875 ईस्वी में उन्होंने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसमें यूरोपीय शिक्षा पद्धति को महत्ता दी गई। इसका पुराना नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। सर सैयद अहमद खान के मन में परिवर्तन। दुख की बात है कि कालांतर में सैयद अहमद के विचारों में परिवर्तन आ गया। वे रूढ़िवादी और सांप्रदायिक बनते चले गए। उन्हें प्रजातंत्र की स्थापना पर आपत्ति थी, क्योंकि उस समय उनके अनुसार देश के सभी वर्ग सामान्य रूप से शिक्षित और प्रगतिशील नहीं थे। उनके अंदर ये डर समाने लगा था कि प्रजातंत्र की स्थापना के बाद भारत देश दो दलों, हिंदू और मुसलमान में बट जाएगा, जिसे अल्पसंख्यक मुसलमान कभी सत्ता में नहीं आ सकेगा। इसलिए उनका झुकाव अंग्रेजी राज और उनके द्वारा मनोनीत प्रशासकों के प्रति हो गया। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो वे इस कट्टर विरोधी के रूप में प्रकट हुए। उनका कहना था कि कांग्रेस केवल हिंदुओं के लिए है और मुसलमानों में
मुसलमानों को इससे दूरी बनाकर रहना चाहिए। उन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन के समय इस संस्था कांग्रेस को तोड़ने का जी तोड़ प्रयास किया। इस प्रयास में उन्हें असफलता मिली और उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 में और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन 1893 में स्थापना की। द यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन द्वारा कांग्रेस और हिंदू विरोधी प्रचार किया गया। दूसरी संस्था द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ने मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों को उनके ऐतिहासिक योगदान और राजनीतिक महत्व के आधार पर प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह हुआ कि वे गुलाम वंश से लेकर औरंगजेब तक के क्रूर शासन को एक उपलब्धि और योग्यता के रूप में अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे थे, जिससे अभी के मुसलमानों को उनका हक मिले। इस संस्था ने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के समान प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन पद्धति और आरक्षण की मांग की। उन्होंने अदालतों में उर्दू की जगह हिंदी के प्रयोग पर भी आपत्ति उठाई और कहा कि इससे मुसलमानों के लिए नौकरी के अवसर घट जाएंगे। उनके द्वारा 1888 में यह बयान दिया गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम देश है जिनके स्वार्थ अलग अलग है। सैयद अहमद जैसे इंसान का यह बयान आग की तरह फैल गया और हिंदू मुस्लिम के बीच प्रत्यक्ष रूप से दीवार दिखने लगा। वैसे कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने सैयद अहमद खां के विरोध के बावजूद कांग्रेस से जुड़े। एम सयानी, बदरुद्दीन तैयब जी इत्यादि।